Hello everyone. Hello everyone. A very good morning to you all. It's me Ayushi this side. Welcome to Sharnam ICS. Okay. Okay, sir. Hello everyone. A very good morning to you all. It's me Ayushi this side. Welcome to Sharnam ICS. आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं a very new unit wise and topic based MCQ series for food safety officer जो कि होगा पार्ट बी से स्टार्ट जो कि पार्ट बी है हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस एंड उसका फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा हिस्ट्री ऑफ फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी जो कि है हमारा प्री हिस्टोरिक एरा से रिलेटेड। सो जनरली जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट आता है हमारा प्री हिस्टोरिक एरा। तो व्हाट हैपेंड इन प्री हिस्टोरिक एरा, वी डोंट हैव एनी रिटन प्रूफ्स। हमारे पास आज तक कोई भी रिटन प्रूफ्स नहीं मिले हैं कि प्री हिस्टोरिक एरा में क्या चीज़ें थी, कैसी चीज़ें थी। बट आफ्टर दैट जब हम देखते हैं ऑब्वियसली पीपल रहते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए, उनके लिविंग के लिए मैनी थिंग्स वुड बी रिक्वायर्ड। सो उस टाइम पे लोग क्या करते थे? तो जनरली पीपल गो फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग, as at that time the tools which were used were stone tools. स्टोन टूल्स। सो हंटिंग, व्हाट डज हंटिंग मीन्स? हंटिंग में क्या करते थे हम? कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जैसे कि फिशिंग हो गया, मीट्स वगैरह हो गए या एनिमल्स वगैरह हो गए, तो हमें हंटिंग चाहिए था बिकॉज फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी। डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज नॉट डन। सो जो भी चीज़ें वो खाते थे, एवरीथिंग वट एवर दे वर ईटिंग वर रॉ फ्रूट्स, मीट्स, रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रॉ, everything raw they were eating, vegetables, meats and roots. So after that 1.7 million years ago discovery was of fire has been done. So after discovery of fire, cooked foods, flavored foods came. आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फायर हम कुक्ड फूड्स ला सकते थे, हम कुक्ड फूड बना सकते थे। फूड में एक टेस्ट आ गया था, एक टेक्सचर आ गया था और एक फ्लेवर आ गया था। एंड आफ्टर दिस एक एग्रीकल्चर फार्मिंग या एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन स्टार्टेड जिसमें जो लाइफ्स थी वो नोमैटिक लाइफ से एक सेटल लाइफस्टाइल की तरफ चली गई। नोमैडिक से सेटल लाइफस्टाइल में शिफ्ट हुई। एंड पहले क्या था, पीपल वर रोमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि उन्हें हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग करनी थी। व्हाट इज गैदरिंग? गैदरिंग इज जब आप काफ़ी सारा फूड जो इकट्ठा कर लेते हो आफ्टर हंटिंग एंड फिशिंग एंड यू आर कीपिंग इट फॉर ईटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। सो आफ्टर दिस जब एग्रीकल्चर आया तो पीपल स्टार्टेड फ्रॉम नोमैडिक लाइफस्टाइल टू सेटल लाइफस्टाइल्स। जब सेटल लाइफस्टाइल हुई तो डेफिनेटली दे वांट समथिंग टू ईट, उनको कुछ खाने के लिए भी चाहिए होगा। और अगर खाने के लिए चाहिए तो वो क्या करेंगे? एग्रीकल्चर में क्रॉप्स ग्रो करेंगे।
सो क्रॉप्स प्रोडक्शन स्टार्टेड, कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ? व्हीट, बार्ले एंड राइस। सो ये क्रॉप प्रोडक्शन कुछ जो थे उस टाइम पे स्टार्ट हो गए थे आफ्टर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। So, our first question is, what was the primary diet of early humans in prehistoric era? What was the diet of early humans in prehistoric era? अभी मैंने बताया what is prehistoric era, कोई भी written proofs नहीं थे. We were not having any written proofs कि उस टाइम पे क्या हमारे पास अवेलेबल था. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, व्हाट इज आवर फर्स्ट ऑप्शन इज कुक्ड फूड, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, raw fruits, nuts, roots and animals meat, fermented foods and dried meats, and processed grains and dairy products. As I said, discovery of fire नहीं हुई थी उस टाइम पे, so cooked foods and grains can't be the answer. Moving to the second, raw fruits, nuts, roots and animals meat. Nuts में क्या आते हैं हमारे? Ground nuts and all whatever we eat. ठीक है, so दिस कैन बी द आंसर. एंड फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेशन की भी उस टाइम पे इन्वेंशन नहीं हुई थी, एंड प्रोसेस गेन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की भी नहीं हुई थी. सो रॉ फ्रूट्स, नट्स एंड एनिमल मीट इज द आंसर, विच विल बी सेकेंड ऑप्शन. So, what was the primary diet of early humans in prehistoric era? The answer is raw fruits, nuts and animals meat. Moving to the next question. Good morning, good morning, good morning everyone. Yes, B is the right answer. Moving to the next question. What is the advantage of individually quick frozen technology? Okay, so what is the advantage of individually quick frozen technology? First of all, I want to say कि फुल फॉर्म इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. लास्ट प्रीवियर ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस में हमने देखा है कि फुल फॉर्म बहुत सारे आए हैं एंड दे हैव केम. सो IQF, what is the full form of IQF is individually quick frozen technology. Our first option is preservation of food texture and quality. Second is extended shelf life of canned foods. Third is enhanced flavor through fermentation. D is reducing of microbial load via irradiation. Okay, so what is individually quick frozen technology? What do we do in this? हम individually we pack the foods and preserve them after freezing. आफ्टर फ्रीजिंग हम इंडिविजुअली फूड्स को पैक करते हैं और उनको प्रिजर्व करते हैं आफ्टर फॉर फ्रीजिंग, आफ्टर फ्रीजिंग एंड फॉर अ बेटर प्रिजर्वेशन. सो हमारा आंसर क्या होगा? क्यों प्रिजर्व करते हैं? व्हाई वी प्रिजर्व फूड? Obviously for better texture and quality so that we can use them for a longer period of time. So our answer is A, which is, yeah, very nice, A. Rupali Rajput, yeah, nice. Option is A, preservation of food texture and quality. Moving to the next question. See, this is the IQF of seafood which we are seeing over here. Like this we freeze the food and use for individually quick frozen technology by packing it in a individual manner. I hope you all are able to see that. Okay, moving to the next question. Which ancient civilization is known for using salt to preserve meat and fish? Okay, what ancient civilization is known for using salt to preserve meat and fish? Firstly, I want to tell you all
that after agriculture evolution and after that when the people shifted to nomadic to settled lifestyle, ancient civilization came. So in ancient civilization, people took their particular things to preserve for a longer period of a time in a preservation manner. So for salt you are using, these are the four ancient civilization which people were there. First were Mesopotamians. Mesopotamians used honey as their preservative. Mesopotamians used honey as their preservative and used to store grains in granaries. And used to store grains in granaries. What is granaries? ग्रेनरीज इज अ प्लेस जहाँ पे हम बहुत सारा अनाज स्टोर करके रखते हैं. ओके, सो इट इज कॉल्ड ग्रेनरीज. तो फर्स्ट मीजोपोटामियंस यूज्ड हनी, सो मीजोपोटामियंस कांट बी द आंसर. नेक्स्ट इज इजिप्टियंस. सो Egyptians used salt as their preservative. Salt as their preservative. Generally at that time meat and fish was the main food. So generally हम preserve किसको करते थे? Meat और fish को preserve करते थे. So Egyptians were using salt as their preservative. और हमारा question क्या है? What is the question? They are asking for salt only. So let's see, आगे भी आंसर चेक करते हैं. Chinese use fermentation of soya sauce and wine. They used fermentation of soya sauce and wine. Fermentation was basically also used for wine and beer purpose. ब्रेड और बियर, ऑब्वियसली ब्रेड एंड बियर का विदाउट फर्मेंटेशन हम उनको नहीं वो कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज लास्ट इज इंडियंस. तो डेफिनेटली इंडियंस स्पाइसेस लाइक टर्मरिक एंड सॉल्ट, turmeric and salt were used as the preservative for preserving meat and fish for the longer period of time. ठीक है, so our answer goes with Egyptians. That is option B. Sanjay Sahu 3C. No, C is not the answer because C is fermentation of soya sauce and wine. Chinese use fermentation of soya sauce and wine. So the answer is B, Egyptians. Okay. Moving to the next question. One more thing I want to tell to all of you that MPPSC Food Safety Officer हमने एक न्यू टेस्ट सीरीज का बैच स्टार्ट किया है फ्रॉम 1st of the May. रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे हम, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 1st of the May स्टार्ट होगा. ओके, सो ऑल ऑफ यू जो भी इंटरेस्टेड हैं फॉर दिस बैच, प्लीज़ आप 1st of May को आइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए. Another thing I want to tell you all is, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता है, कोई आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं या कोई चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे सारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं इंस्टीट्यूट में. बस प्लीज़ बिफोर कमिंग ऑल ऑफ़ यू प्लीज़ एक बार टेक्स्ट कर दीजिए. आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई सही गाइडेंस चाहिए, कोई भी चीज़ें चाहिए, तो सारे टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. तो जब भी आपको आना है प्लीज़ टेक्स्ट बिफोर कमिंग. अगर आप चाहते हैं कि हम एक नॉर्मल डाउट सेशन भी लें या डाउट सेशन भी लें तो प्लीज़ कमेंट डाउन. अगर आप चाहते हैं तो हम एक इवनिंग में एक छोटा सा डाउट सेशन का बैच भी लेकर के आएंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स वर डेवलप्ड इन एंशिएंट चाइना? लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने डिस्कस किया, मीजोपोटामियंस वर यूजिंग हनी एज देयर प्रिजर्वेटिव. ठीक है, इंडियंस वर यूजिंग टर्मरिक्स स्पाइसेस लाइक टर्मरिक्स एंड सॉल्ट, एंड इजिप्टियंस वर यूजिंग सॉल्ट. सो व्हाट वर चाइना यूजिंग? सो चाइनीज वर यूजिंग fermentation of soya sauce and wine. Okay, Chinese were using, the answer B is correct. Yeah, 4B. Very nice, Sanjay Sahu. Okay, 4B, fermentation of soya sauce and wine.
Moving to the next question. Okay, firstly I want to explain canning and freezing and salting and drying. Some more options we can see. Canning and freezing came into canning came into 1809. Who invented canning? Louis Pasteur. Sorry, Nicholas Appert. Nicholas Appert invented canning in 1809. Okay, year is very important and the name of the scientist also very important. Please mark it down. Nicholas Appert invented canning in 1809. Okay, so it was the new period era canning, and freezing came in 1920s by Clarence Birdseye. So moving to the next question, which ingredients did ancient Indians commonly use for food preservation? Okay, which ingredients did ancient Indians commonly used for food preservation? Ancient Indians, simple, spices like turmeric and salt. So Indians were using spices like turmeric and salt to preserve their foods. Honey, who used honey? Honey was used by Mesopotamians. Okay, moving to the next question. Who is credited with pioneering the canning process in 1809? Canning process in 1809, it is Nicholas Appert. A very important question. मैं जो भी क्वेश्चंस बताती जाऊंगी कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ आप वो नोट डाउन करिए, वो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे. काफ़ी सारे चांसेस हैं उन क्वेश्चंस के आने के, सो प्लीज़ नोट इट डाउन. निकोलस एपर्ट इन 1809 इन्वेंटेड कैनिंग. व्हाट इज कैनिंग? कैनिंग होता क्या है? हम ही टुक food into sealed glass bottles, sealed glass bottles, एंड उसमें थोड़ी सी उनने प्रोवाइड करी हीट. ओके, सील्ड ग्लास बॉटल्स में ही पुट द फूड एंड उसके बाद उनने हीट प्रोवाइड करी उसमें, सो दैट इट इज प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. कैनिंग प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट था? बिकॉज क्या हो रहा था कि हम फूड को जो प्रिजर्व कर रहे थे नॉर्मल मेथड से, उससे फूड प्रिजर्व नहीं हो पा रहा था. आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स वो फूड वापस से खराब हो जा रहा था, बिकॉज वी वर यूजिंग द ओल्डर टेक्निक, है ना, प्रिमिटिव टेक्निक्स. कौन सी टेक्निक्स थी वो? ड्राइंग, सॉल्टिंग, स्मोकिंग, पिकलिंग. ठीक है, तो उससे क्या हो रहा था कि फूड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं प्रिजर्व हो पा रहा था. सो व्हाट वी टुक was he invented, Nicholas Appert invented in 1809 कैनिंग प्रोसेस, जिसमें हमने फूड को सील्ड ग्लास बॉटल्स में पैक किया, उसके बाद उसमें हीट प्रोवाइड करी और उसको प्रिजर्व करके रखा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट, लुइस पैस्चर. वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. एंड वन मोर थिंग, कैनिंग इज ऑल्सो नोन एज एपर्टाइजेशन. Canning is also known as appertization. Another question can come in your exam कि who invented appertization or canning, because canning का ही दूसरा नाम है appertization, so don't get confused. किसने इन्वेंट किया है? निकोलस एपर्ट ने. इन विच ईयर? 1809. Okay, next is Louis Pasteur. Louis Pasteur in 1864 developed fermentation and pasteurization.
सो हु इन्वेंटेड फर्मेंटेशन एंड पेस्चराइजेशन? मैं फिर से बोल रही हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें क्या इन्वेंट किया एंड साइंटिस्ट के नेम, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ आप इनको नोटेड डाउन करिए। एंड हु इन्वेंटेड फर्मेंटेशन एंड पेस्चराइजेशन? सो लुइस पैस्चर हैज़ इन्वेंटेड फर्मेंटेशन एंड पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन क्या होता है? Pasteurization is a technique in which heat is provided to the food to preserve it for a longer period of time. Okay? और उसमें इस तरीके से हम हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाए एंड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें लॉस नहीं हुआ. नो, यस, लुइस पैस्चर इन्वेंटेड फर्मेंटेशन टू. या ही इन्वेंटेड फर्मेंटेशन एंड पेस्चराइजेशन, बोथ द थिंग्स. ओके, सो पेस्चराइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको किल करने के लिए, एंड आफ्टर दैट जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भी हम ध्यान रखते हैं कि उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस ना हो. ओके, नेक्स्ट इज क्लैरेंस बर्डसाई. सो व्हाट डिड ही इन्वेंटेड? तो उनने 1920s में क्या लेके आए थे? क्विक फ्रीजिंग मेथड. ओके, सो क्लैरेंस बर्डसाई क्या लेकर के आए थे? क्विक फ्रीजिंग मेथड, जिसमें हम फूड को फ्रीज करके प्रिजर्व करते थे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जिसमें हम फूड को प्रिजर्व कर रहे थे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. नेपोलियन वन. नेपोलियन वन, हु वॉज नेपोलियन वन? एक पर्सन था हु वॉज लिविंग इन फ्रांस जिसने 12,000 फ्रांस दिए थे. किसको? निकोलस एपर्ट को. वाई डिड ही गिव दैट? क्योंकि उनको उनका इन्वेंशन बहुत पसंद आया था जो कि कैनिंग का था, एंड उनने 12,000 फ्रैंक्स दिए थे ताकि जो मिलिट्री वाले हैं लोग हैं उनको वो प्रॉपर फूड प्रोवाइड करा सके. ओके, so our answer is who is credited with pioneering of canning process in 1809? So it is Nicholas Appert. ईयर याद रखना है हमें. क्या याद रखना है? फर्स्ट इज ईयर हमें याद रखना है, साइंटिस्ट का नेम हमें याद रखना है, प्रोसेस याद रखनी है. कैनिंग, कैनिंग इज ऑल्सो नोन एज एपर्टाइजेशन. ओके, लुइस पैस्चर हमें ईयर याद रखना है 1864. ओके, क्या इन्वेंट किया है इन्हें? पैस्चराइजेशन एंड फर्मेंटेशन. पैस्चराइजेशन एंड फर्मेंटेशन. ओके, क्लैरेंस बर्डसाई ने 1920s में क्या इन्वेंट किया है? क्विक फ्रीजिंग मेथड. ओके, क्विक फ्रीजिंग मेथड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों ही. प्लीज़ आप इनके साइंटिस्ट के नेम एंड ईयर्स एवरीथिंग आप याद रखिएगा. ओके, थोड़ी सी मैं ये चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि वेन एवर यू आर डूइंग, आप अपने टाइम से, लाइफस्टाइल से, आइदर आपका कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आप हाउस वाइफ हो, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, ठीक है, बट एटलीस्ट आप 5 to 10 मिनट्स अपने लिए निकालिए. एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस इन अ डे यू कैन डू. ठीक है, 5 MCQs आप डेफिनेटली करिए, वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे, है ना. रिविजन इज़ बेसिकली वेरी मच नीडेड. आप 2 दिन पढ़िए, उसके बाद तीसरे दिन वापस से उसका रिविजन करिए. इफ़ 3 टाइम्स आप रिविजन कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपका वो पुराना टॉपिक तैयार हो जाएगा. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी, ये निकोलस एपर्ट ने जो सील किया था, फूड्स को सील करके एक ऐसे ग्लास के बॉटल्स में रखा हुआ था. ओके, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दिस. या ठीक है, इस टाइप से उनने सील करके रखा हुआ था. उसके बाद इसमें हीट प्रोवाइड करा दी थी ताकि ये प्रिजर्व हो सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दिया है कि हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है 1 मई से, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं। प्लीज़ आप लोग आइए, ऑनलाइन ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आइए और आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 30+ टेस्ट हम लोग देने वाले हैं आपके लिए, सो उस चीज़ के लिए आप आ सकते हैं एंड यू कैन ग्रैब इट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which primitive method was used to preserve fruits, vegetable, meat and fish? Okay, which primitive method was used to preserve fruits, vegetables, meat and fish? क्या देखना है हमें इस क्वेश्चन में? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है? सबसे पुराना एंड द ओल्डेस्ट मेथड कौन सा यूज हुआ था प्रिजर्व करने के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश? Safia Nas, 7C, drying. Yeah, very good. The oldest method which was used was drying. सबसे पहले जो पुराने मेथड आए थे उसमें सबसे फर्स्ट मेथड था ड्राइंग. व्हाट वर वी डूइंग इन ड्राइंग? कैसा ड्राई होता था? सन ड्राई एंड एयर ड्राई. कोई भी टेक्निकल मशीन्स नहीं थी. सन ड्राई, एयर ड्राई. सो ड्राइंग वॉज द मोस्ट ओल्डेस्ट टेक्निक. इसके अलावा और कौन कौन से टेक्निक्स थे? ड्राइंग, फर्स्ट इज ड्राइंग, सेकेंड इज सॉल्टिंग, थर्ड इज पिकलिंग, स्मोकिंग. ड्राइंग के बाद ये और सारे मेथड्स थे जो यूज किए गए थे. ड्राइंग तो हमने देखा कि नॉर्मल सन ड्राई हम कर रहे हैं, ठीक है. व्हाट वर वी डूइंग इन सॉल्टिंग? तो सॉल्ट, एज अ सॉल्ट को हम एज अ प्रिजर्वेटिव वी वर यूजिंग. ओके, वी वर यूजिंग सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव ताकि हम बाकी चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सकें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्री मीट एंड फिश. पिकलिंग, व्हाट वर वी डूइंग इन पिकलिंग? पिकलिंग क्या होता है? हम किसी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आइदर वी आर पुटिंग विनेगर और वी आर पुटिंग सम ऑयल इनटू इट एंड प्रिजर्विंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड स्मोकिंग, सिंपल, हम थोड़ा बहुत स्मोक उसमें, थोड़ा बहुत फॉग उसमें दिखा देते थे सो दैट हम प्रिजर्व कर सके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश को. बेसिकली जो प्रिजर्व किया जाता था उस टाइम पे, प्रिजर्व होता था मीट एंड फिश. ओके, संजय साहू 7A. नो, कोल्ड स्टोरेज इज नॉट द आंसर. कोल्ड स्टोरेज जो था वो बाद में आया हुआ है ना. कोल्ड स्टोरेज जो था वो बाद में आया हुआ है, एंशियंट एरा में नहीं आया हुआ है. वो अभी के टाइम में वो डेवलप हुआ है. पिकलिंग, ड्राइंग और शुगरिंग क्या होता है? शुगरिंग हम किस में यूज करते हैं? इन प्रिजर्विंग जेलीज. जेलीज में हमने देखा होगा, आप भी जेलीज खाते होगे, तो कौन से उसमें क्रिस्टल फॉर्म ऑफ शुगर हमें दिखाई देता है? सो दैट इज क्रिस्टल फॉर्म ऑफ शुगर विच इज यूज्ड इन जेलीज. क्रिस्टल शुगर. जैम्स में नॉर्मल शुगर्स यूज होते हैं ताकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को हम जैम को प्रिजर्व करके रख सकें. ओके, सो कोल्ड स्टोरेज नहीं, कोल्ड स्टोरेज वाज लॉन्च एट दिस टाइम. पिकलिंग जो था हमारा ओल्डेस्ट मेथड था, बट फर्स्ट, वेरी फर्स्ट ओल्डेस्ट मेथड हमारा कौन सा था? इट इज ड्राइंग, देन सॉल्टिंग, पिकलिंग, स्मोकिंग एंड शुगरिंग, एज आई टोल्ड. ओके, कोई भी क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो व्हेनेवर, क्योंकि एग्जाम में हमारे नेगेटिव मार्किंग है. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी हैव टू फोकस इज, जब भी हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं एटलीस्ट ट्वाइस तो हम पढ़ें क्वेश्चन को, है ना. हमारी सेकेंड यूनिट काफ़ी ज़्यादा मार्क्स की है. सो एज फर्स्ट यूनिट इज ओनली ऑफ 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स. सो बेसिकली जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हमारे पार्ट बी से आने वाले हैं, तो हमें क्या करना है? क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ना है, ऑप्शंस को हमें 2 टाइम्स पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर देना है. और नहीं आ रहा है तो हमें तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, आपके मार्क्स कट होंगे, है ना. 1/3 नेगेटिव मार्किंग इज देयर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज ड्राइंग. हमारा जो एक MPPSC प्रीलिम्स का बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम जून और जुलाई. ओके, तो उसके लिए आपको जब भी रजिस्ट्रेशन करवाना है आप जून से आ सकते हैं. इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों बैच है हमारा. सो व्हेनेवर यू वांट टू ज्वाइन प्लीज़ कम एंड ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट.
Next question is, what is the temperature range for chilling food? 0 degree Celsius to 5 degree Celsius. Another important question. लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जब हम एनालिसिस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आए हैं चिलिंग फूड के 2 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं. सो व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ चिलिंग फूड? द आंसर इज 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, 8C Safia Naz. Okay, yeah. Moving to the next question. What is the primary purpose of blanching in food preservation? Okay, what is the primary purpose of blanching in food preservation? Our options are increasing the salt content of food, sterilizing the food, inactivating enzymes and microorganisms, improving the sensory quality of fruits. Okay, so what is the primary purpose of blanching? Blanching, what is blanching? Blanching is a cooking technique. Blanching क्या है? एक कुकिंग टेक्निक है जिसमें व्हाट वी डू, फर्स्टली हम डिप करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इन हॉट वाटर एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली वी डिप इन कोल्ड वाटर. फर्स्टली हम उसको हॉट वाटर में डालते हैं फूड को और उसके बाद हम इमीडिएटली डालते हैं कोल्ड वाटर में. उससे क्या होता है, जो एंजाइम्स रहते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाती हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इनएक्टिवेट हो जाते हैं. सो व्हाट इज ब्लांचिंग? ब्लांचिंग इज अ कुकिंग टेक्निक. ओके, सो ये हमेशा याद रखिएगा, कई बार बेसिकली डेफिनेशंस पूछे जाते हैं. Okay, most of the times definitions are also coming, so please remember the definition of blanching. And our answer is Rupali Mishra. C. Yeah, very good. Answer is C. That is inactivating enzymes and microorganisms. क्यों करते हैं हम ये? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम फूड को काफ़ी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लिए ब्लांचिंग ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड बहुत जल्दी, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फूड्स. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दे गेट स्पॉइल्ड वेरी अर्ली. एंड जब हम उनको रखते हैं तो काफ़ी टाइम के लिए उनके अंदर फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम्स दूसरे आ जाते हैं. तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर विच ब्लांचिंग इज बीइंग डन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. See, this is one of the image which we have got from Google, and firstly it is poured into the hot water and after that it is poured into the cold or ice frozen water. Okay, okay, moving to the next question. Blanching, what is the temperature range typically used for blanching? So that is 180 to 190 degree Fahrenheit. Okay, the temperature range typically used for blanching is 180 degree to 190 degree Fahrenheit. ब्लांचिंग प्रोसेस मैंने डिस्कस कर लिया है. सो प्लीज़ रिमेंबर द डेफिनेशंस इज नेसेसरी. पैस्चराइजेशन की डेफिनेशन, ओके, व्हाट इज स्कैनिंग, ठीक है, ब्लांचिंग, दीज प्रोसेस की डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं. सो प्लीज़ गो थ्रू दोज डेफिनेशंस. ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन, बिफोर दिस आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग. दैट इज, फर्स्ट जो मेथड्स आए थे हमारे, फर्स्ट सबसे पहले फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग. ओके, आफ्टर दैट व्हाट केम? एग्रीकल्चर. ओके, एग्रीकल्चर और फार्मिंग.
इसके बाद कौन सी टेक्निक्स आई थी? दे आर ड्राइंग, स्मोकिंग, salting, pickling. After that, fermentation was developed. After fermentation, canning, and the last is pasteurization. Okay, so सबसे first in the very prehistoric era, what did came? Fishing, hunting and gathering. At that time people were not having any mechanical tools to hunt, so they were using स्टोन टूल्स. ओके, आफ्टर दैट एग्रीकल्चर और फार्मिंग हैज़ बीन डेवलप्ड, फिर क्रॉप्स ग्रो होने स्टार्ट हो गए. ठीक है, फिर इन द मेडिवल एरा ड्राइंग, स्मोकिंग एंड सॉल्टिंग, पिकलिंग कुछ टेक्निक्स आई जिससे हम ड्राई कर सकते थे, प्रिजर्व कर सकते थे फूड को. आफ्टर दैट फर्मेंटेशन वॉज डेवलप्ड. फिर आफ्टर दैट निकोलस एपर्ट ने इन्वेंट किया कैनिंग एंड लुइस पास्चर इन्वेंटेड पैस्चराइजेशन. इसके बाद भी डेवलपमेंट होता है. क्लेरेंस बर्डसाई ने डेवलप किया है क्विक फ्रीजिंग मेथड, जिसके वजह से क्या होता है, क्विक फ्रीजिंग मेथड जिसके वजह से क्या होता है, हम फ्रोजन टेक्निक्स का यूज करते हैं. फ्रीजिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं फॉर प्रिजर्वेशन. ओके, फॉर प्रिजर्वेशन. उसके आगे भी हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर दीज पॉइंट्स. फर्स्ट फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग. आफ्टर दैट एग्रीकल्चर और फार्मिंग, ड्राइंग, स्मोकिंग, सॉल्टिंग, पिकलिंग, फर्मेंटेशन. आफ्टर दैट कैनिंग वॉज डेवलप्ड. कब हुई थी डेवलप? मैंने बताया था 1809. पैस्चराइजेशन 1864. पैस्चराइजेशन के बाद फ्रीजिंग टेक्निक किस में आई? 1920s में. ओके, सो फ्रीजिंग टेक्निक केम इन 1920s. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which organization launched the Eat Right India movement? Okay, another full form, Eat Right India movement. Okay, so who launched Eat Right India movement? Food Safety and Standard Authority of India launched Eat Right India movement. So what was Eat Right India movement? And one more thing, it was launched on 10th of July 2018. It was launched on 10th of July 2018. It was launched by Food Safety and Standard Authority of India. Why was it launched? To eat healthy, eat safe, eat healthy, and eat a sustainable diet. Eat healthy and eat sustainable diet. Three themes were there, three key themes were there. Eat healthy, eat safe and eat sustainable. Eat sustainable. Why was this launch? ये launch हुआ था to transform the food practices in the Indian economy. Because basically हम आज ये देखते हैं कि 57 or 60% of the people whichever we are seeing in hospital, they are hospitalized because of wrong eating habits. Okay, so basically the most important thing is our diet. Our diet should be very very healthy so that we are able to be fit and keep ourselves more healthy. Eat safe means
बहुत टाइम पहले ये देखा गया था कि द कलर्स विच वर यूजिंग लाइक इन आई थिंक मोस्ट primitive eras which we were using, the colors which were using for altas, हमने बहुत सारे गांव में देखा होगा which ladies were using for altas, that color was used in the food to provide food a color. So that was not safe, so FSI launched Eat Right India movement to eat safe. So we have to see what food colors we are using and what is the healthy diet. Eat healthy means definitely a balanced diet you should eat, which is containing all vitamins, minerals, carbohydrates, proteins, and everything in your diet. So you should always eat healthy and eat a sustainable diet. Sustainable means eco friendly or environment friendly diet. Especially whenever you are वेरी मच, जैसे कई बार आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी रहती है तो आपको चाहिए होता है कि आप बाहर से पानी खरीद लेते हैं, बट प्लास्टिक बॉटल्स आर वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. ओके, सो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो. So we should eat a sustainable diet. So who launched Eat Right India movement? Food Safety and Standard Authority of India. BBB. Yeah, very good going, everyone. Moving to the next. One more thing. Plenty of water. We should consume cereals and pulses in a very adequate quantity. These whenever which are using we are using junk foods like ice creams and other things, and food which are high in sugar and fat completed, and drinks which are using which are aerated drinks, these are very harmful for our health. Okay, so we should not consume them in a very larger quantity. Fruits and vegetables we should consume liberally. Okay, right diet is equals to sustainability, which Food Safety of Standard Authority of India has launched. Meat, fish and poultry and milk products and milk should be consumed in plenty of time. These are the guidelines of Food Safety and Standard Authority of India. I hope you all are able to see this. Moving to the next question. Again, we have discussed this right now. What are the three key themes of Eat Right India movement? So, it is eat safe, eat healthy, eat sustainable. Okay, eat safe, eat healthy, eat sustainable. अभी मैंने बताया safe, हमें safe eat करना चाहिए, healthy balanced diet and sustainable environment friendly things we should use. Okay, moving to the next question. Which of the following is a key food safety issue in India? So which of the following is key food safety issue in India? Food safety issue, what is the food safety issue? Whenever we are going for any food, so or we are consuming any kind of food, so that food should be a proper and a safe one, because first option goes with overproduction of food. This can't be the answer, as overproduction of food is not a safety issue. Okay, as the population is increasing, so overproduction of food is good na. Yeah, Safia Nas 13b. Yeah, food adulteration is the right answer. As what does food adulteration means? We are mixing things. Basically mixing is done with milks and oils. So food adulteration means we are mixing another thing like water and anything in oils or milk, which is very harmful for our health. As I discussed, pasteurization. In pasteurization nowadays we are using pasteurized milk only, राइट हम पहले उसको हीट करते हैं, उसके बाद काफ़ी टाइम के लिए वो प्रिजर्व करके रखते हैं, एंड देन पीपल आर सेलिंग दोस मिल्क. बट whatever we generally do is whenever we are seeing, the main issue is food adulteration. आप मिक्स कर रहे हो चीज़ों को, मिक्स करके पानी दे रहे हो. I think the quantity is the quantity is 90%, or we can say
50% we are using milk and 50% water, एंड हम इसको मिक्स करके सेल कर रहे हैं. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फूड सेफ्टी इशू इन इंडिया. क्यों है ये सेफ्टी फूड सेफ्टी इशू? क्योंकि इससे हमारी लाइफ को हार्म कर रहा है. हम ऐसी चीज़ें पी रहे हैं, मिल्क इज़ नॉट अ प्रॉपर प्योर फॉर्म ऑफ मिल्क हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट, मिल्क इज़ यूज फॉर इट इज़ इंक्रीजिंग आवर बोन्स हेल्थ एंड स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडीज इट इज़ वेरी नेसेसरी. So food adulteration is the answer. Lack of food packaging, this can't be the answer. High export rates of organic food, these also it can't be the answer. So our answer is food adulteration. Moving to the next question. See nowadays what things are and mixing the things. हम वेजिटेबल्स में कोई भी इंजेक्शन लगा के उसको ग्रो कर रहे हैं, हम फ्रूट्स ले रहे हैं उसमें भी हम इंजेक्शंस कई बार लगा के उसको ग्रो कर रहे हैं. सो दीज आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस. हम नॉर्मली वी आर गोइंग टू द मार्केट और हम उसको खरीद रहे हैं, वी आर नॉट इवन नोइंग कि वी आर ब्रिंगिंग अ पॉइजन इन आवर हाउस. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप कोई भी चीज़ जो खरीद रहे हैं वो काफ़ी प्रॉपर हो और अच्छा हो. So it has become food adulteration is one of the most important food safety issue in India. Moving to the next question. What is the role of food safety compliance system, FOSCOS? Okay, food safety compliance system. So the role of food safety compliance system is licensing and registration. अनदर फुल फॉर्म, प्लीज़ आप लोग फुल फॉर्म भी देखते जाइएगा साथ में, बिकॉज फुल फॉर्म आते हैं, सो वी हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म. ठीक है, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन. तो फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम का वर्क क्या है? वो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराती है एंड फूड सेफ्टी कंप्लायंस को डिजिटल इंटीग्रेशन के साथ रखती है. ठीक है, so the answer is streamlining the food safety compliance through digital integration. Certifying and banning food advertisements. Okay, moving to the next question. FLRS क्या है? फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि हमें फॉस्कोस ने दिया हुआ है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस हम फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन को यूज कर सकते हैं. Moving to the next and the last question of today. Which infrastructure issue contributes to food wastage in India? Okay, lack of proper cold chain storage, excessive food exports, over regulation of food industry, lack of transportation facilities. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? Which infrastructure issue contributes to food wastage in India? Food wastage, तो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसके वजह से फूड वेस्टेज हो रहा है? एक हमारे पास क्या होना चाहिए जिससे फूड वेस्टेज को हम रोक सकें? सो द आंसर इज लैक ऑफ प्रॉपर कोल्ड चेन स्टोरेज. ओके, लैक ऑफ प्रॉपर कोल्ड चेन स्टोरेज. क्यों है ये आंसर? जस्ट बिकॉज आज हमारे पास बहुत सारे फूड प्रिजर्वेशन के लिए हमें कोल्ड चेन स्टोरेज की नीड है ना. व्हेनेवर वी आर नीडिंग फूड कोल्ड चेन स्टोरेज, so we have to grow, we use this for preserving food. अगर हम ये लैक कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द जो इक्वल या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो स्पॉइल होती जाएंगी, बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक ऐसी चीज़ें हैं जो दे स्पॉइल वेरी फास्ट. they get spoiled very fast. सो इनको स्पॉइल होने से रोकने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कोल्ड चेन स्टोरेज. बट वी आर लैकिंग फूड कोल्ड चेन स्टोरेज, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड जो है वो वेस्ट हो रहा है.
एक्चुअली मिस रहा है, या जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो फूड अमाउंट है वो हमारा वेस्ट हो रहा है, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोल्ड चेन स्टोरेज होनी चाहिए, विच इज़ अ बेसिक नीड. ओके, सो वी आर डन विथ टुडेज क्वेश्चंस. आफ्टर दैट मैं जस्ट ये कहना चाहूँगी, आप लोग रेगुलर रहिए क्लासेस में. हर दिन हमारी क्लासेस होंगी लाइव फ्रॉम 11 to 12 PM. ओके, आप प्लीज़ रेगुलर रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा. नेक्स्ट मैं लास्ट में फिर से एक बार बताना चाहूँगी, हमारी MPPSC FSO की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है 1 मई से. तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है प्लीज़ आप करवा लीजिए 1 मई को यहाँ आकर के हमारे इंस्टीट्यूट में. कोई भी डाउट्स आपको हो, सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, आप डाउट सेशन के लिए आ सकते हैं हमारे पास. बट प्लीज़ इन्फॉर्म बिफोर कमिंग, क्योंकि टीचर्स के लेक्चर्स भी रहते हैं. सो प्लीज़ इन्फॉर्म बिफोर कमिंग. एंड नेक्स्ट इज़ हमारी जो MPPSC प्रीलिम्स की जो बैच है वो भी स्टार्ट होने वाली है जुलाई से. तो उसके लिए भी अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.